Good morning, beta. Good morning, everyone. We'll start in 2-3 minutes. Let others join as well, as you know. Before that, you have got any question you can ask? Anything you would like to ask? Beta, one student is entering by the name of Prabjot Shahi. मैंने ग्रुप में मैसेज लिख दिया है, अगर आप जानते हैं ये कौन है तो उसे मैसेज कर दीजिए. इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में नहीं है, तो आई एम नॉट गिविंग एंट्री टू दैट बॉय और गर्ल व्होएवर इट इज. अपने नाम से आपने एंटर करना होता है. दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड मेनी टाइम्स. Yesterday we discussed some items, some economic activities which do happen in an economy in which money do change the hands. Still we don't include them in the calculation of national income. Why we don't include them? This has been explained yesterday as well. उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए. ये जो हमने डिस्कस किया है या जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 4.18 पर है. 4.18, 4.19, 4.20. आई थिंक कि आप लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की. तो देख लीजिए एक बार बेटा, उसमें से अगर आपने कुछ पूछना है. कोई भी पॉइंट उसमें से आपने पूछना है, आपके समझ में नहीं आया है. बेसिक आइडिया मैंने कल भी आपको दिया था कि हम उस एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं जहां पर कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है. सिर्फ मनी इज चेंजिंग हैंड्स, दैट इज नॉट इंक्लूडेड. जशनप्रीत कौर, दिव्या शर्मा, तरुण जोत सिंह, please switch on your cameras. I'll just still be waiting for 2 more minutes so that if anybody else is wishing, he or she can join the class and then we will start. Prior to that, go to page number 4.1 and 4.18 and 4.19. Read all the points. There is any doubt in any point, you can ask. Then we will start today's topic. देख लीजिए बेटा एक बार, उसमें से कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है. बेसिक आइडिया यही है कि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए. विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर हम सिर्फ
money is changing hands, like second hand goods, like shares and bonds, like transfer payment, उसमें सिर्फ money is changing hands, that is not included or that will not be included in the calculation of national income. Okay, anything anybody would like to ask? कुछ भी पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए अभी. आई स्टिल बी वेटिंग फॉर 1 more minute. 9:10 पर हम स्टार्ट कर देंगे. एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? अमित पाल सिंह, आपने फिर से अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लिया है. स्टीफन, आपने भी अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लिया है बेटा. यू नीड टू स्विच ऑन योर कैमरास. बेटा और कुछ पूछना है किसी ने? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, या मैं स्टार्ट कर देना चाहिए आज का टॉपिक? चलिए तो लिखिए बेटा, आज हमारा हेडिंग हो जाएगा आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. कल हमने पढ़ा था आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. आज हमने उसके अपोजिट पढ़ना है आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. और यहाँ पर आपने बेसिक कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं. ओके, आपने कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए. क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी 2 times 3 times, नो इशू एट ऑल. ऐसा नहीं है कि आई विल थिंक यार ये छोटी सी बात है समझ में नहीं आ रही. आई जस्ट नॉट बी थिंकिंग लाइक दिस. आपको वो क्लियर होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं. ओके, तरुणजोत परेशान कर रहा है तुम्हें? इसका नाम बता दो मुझे और इसकी क्लास बता दो. इसका नाम और क्लास टाइप करके भेज दो. तुम इसे स्कूल आने दो, मैं बताता हूँ. चलिए लिखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए. इसमें कल हमने पहला पॉइंट ये लिखा था, मतलब एक पॉइंट हमने ये लिखा था कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सेल एंड परचेज हमने उन्हें इंक्लूड कर लिया था. लेकिन जो ब्रोकर्स कमीशन है उसे हम हर बार शामिल करते हैं. लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रोकर्स कमीशन. जैसे यहाँ पे हिंदी में तो उसे दलाल बोलते हैं. जो ब्रोकर होता है वो सभी जगह पे होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी होता है, शेयर मार्केट में भी होता है, बहुत सी चीजों में होता है. ब्रोकर्स कमीशन डैश लगा के लिखिए. ब्रोकर्स कमीशन को हम इंक्लूड क्यों करते हैं? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर्स, कीप राइटिंग, आज बस 30 मिनट्स में फिनिश कर देना है हमने काम को. The brokers, the services provided by the brokers, the services provided by the brokers are productive activity, are productive activity. The services provided by the broker are productive activity. इतना लिखना है सिर्फ आपने. ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा. अब इसका एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ब्रोकर तो हर जगह अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. सेकंड पॉइंट लिखिए,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, सेकंड पॉइंट है ये हमारा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ जी बेटा अनम्यूट कीजिए। वंशिका। सर ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 3 दिन हो गए आज मुझे ये काम करते हुए, और मैंने प्रैक्टिकल भी 1 नंबर काट लेना है जो एक बार भी मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं करेगा पहले। और तुम्हें नर्सरी क्लास से बात सिखाई जा रही होगी, टीचर बाहर खड़े हो जाते हैं, स्कूल के सबसे पहले गुड मॉर्निंग ही करना सिखाते हैं। अब जो है मैं अलग से इसकी लिस्ट बनाऊंगा, जो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करेगा वो खतरे में है, ध्यान रखना। चलिए साहब, नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये इसलिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी किसे कहते हैं हम ये बताइए, आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे कोई इंसान दूसरे बैंक इंसान का को नया जन्म होगा, देखो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिए। एंड आई अज्यूम कि अब आप ग्रेड 12 में आ गए हैं, आपको शायद अभी इस गंभीरता का एहसास नहीं है। मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा आज, मन हो रहा है मेरा हिंदी बोलने का। आपको भी गंभीरता का एहसास नहीं है कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट बन चुके हैं, छात्र बन चुके हैं। आप अभी भी 10th 11th के मूड से ही पढ़ रहे हैं, उसी मोड में पढ़ रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए। कल भी मैंने कहा था, अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, फिर गुस्से में बोलना पड़ेगा मुझे, कि जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो शाम को 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स आप उस चैप्टर को पढ़ लिया कीजिए जो सुबह आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है। आप इसे अभी ऐसा ले रहे हैं कि बस ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, गूगल पे हम अपना वो बना लेंगे, गूगल पे हम अपना ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का, और उसी में से अपना हेरा फेरी कर देंगे। ऐसे नहीं होगा बेटा, आप ग्रेड 12 में हैं, ऐसा करोगे आप तो आपका नुकसान होगा। समझिए चीजों को। चलिए खैर, ये मैंने वैसे ही बता दिया, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू योर आंसर। तो बेटा प्रोडक्टिव एक्टिविटी या कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी वो होती है जिसमें कोई भी पर्सन का मतलब होता है, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मेरे कहे बगैर एनसीईआरटी भी पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। एनसीईआरटी की बुक आपको मिली होगी, वो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसमें जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पे ही एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो लिखा होगा इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? एनी आइडिया? पूछ लेते हैं अभी। आज ईशा से स्टार्ट करते हैं। ईशा अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता होगा? जस्ट गैस। सर नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, इतनी आराम से बोलते हो आप घर में, दंगा करती होगी पूरा। गुरदीप सिंह अनम्यूट करो। गुरदीप सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सर ठीक। बाहर तो नहीं जा रहे आप? नहीं सर। हाँ वेरी गुड, घर में रहना है बेटा, कोरोना हो रहा है। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते होंगे? एनी आइडिया, एनी गैस? सर आंसर दिया करो यार, गलत ही तो आंसर दोगे तुम, इससे ज्यादा क्या करोगे? सर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में हेल्प करते जो। ओके थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रियांशी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? यस सर। वेरी गुड। बताइए इकोनॉमिक एजेंट। सर जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में डील करता हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी, अच्छा चलिए वेरी गुड बेटा। कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होता है वो इकोनॉमिक एजेंट होता है। और प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने मोबाइल प्रोड्यूस कर दिया या मैंने मास्क प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हम लेते हैं, मैं आपको आज ये समझा देता हूं। अमित पाल अपना कैमरा स्विच ऑन करो भाई। प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कुछ टेंजिबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज एन इकोनॉमिक एजेंट अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रियलाइज कर रहे हैं हमारी वजह से, या हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हैं,
तो भी हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। क्लियर है बात? पहले तो इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है वो इकोनॉमिक एजेंट होता है। वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ओके, स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, शेयर ब्रोकर भी हो सकते हैं। पहली बात, एक मिनट, चलिए ठीक है। और दूसरी बात, सिर्फ प्रोडक्शन का मतलब या प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप टेंजिबल एसेट्स को ही दिखा पाएंगे कि भाई ये पेन प्रोड्यूस किया है तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। अब आई एम टीचिंग तो इसका कहीं सबूत है हमारे पास? बस मेरे मुंह से शब्द निकले और खत्म हो गए। डॉक्टर के पास आप गए, इंजीनियर के पास आप गए, वो सब भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ही पार्ट होती हैं। क्लियर? ऐसे ही ब्रोकर्स कमीशन भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट हो रहा है क्योंकि वो इकोनॉमिक एजेंट है और उसने एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी के रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन किया है। समझ रहे हैं इसको? सेकंड पॉइंट लिखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, डैश लगा के पहले इसका रीजन लिखिए, फिर इसका एग्जांपल लिखिए। दे कंट्रीब्यूट, दे का मतलब ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट ऑफ goods and services, full stop. Imputed values, IMPUTED, imputed values will be included because they are related to productive activities, because they are related to productive activities, full stop. For example, imputed rent, imputed, for example, imputed, IMPUTED, imputed rent of owner occupied house, imputed rent of owner occupied house, comma, interest on own capital, interest on own capital, etc. अब imputed का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? imputed इससे पूछना चाहिए, एक ही लड़का है जो बहुत अच्छे से बता सकता है और वो है स्टीफन। स्टीफन अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ग्रेड 11 में, कॉस्ट वाले चैप्टर में। दो टाइप की कॉस्ट होती, नहीं पढ़ा आपने 11 में ध्यान से? कोई बात नहीं, कौन बताएगा? एनीबडी एल्स who can tell? You can raise your hand. Okay, anybody else? Anybody else? बताइए साहब, अनम्यूट करो बेटा। सर इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है जैसे मैं अपने घर में रह रही हूँ, वो मेरा अपना घर है। अच्छा। अगर मैं उसे किराए पे दे देती तो जितना मेरे को किराया मिलता, मैं उसको मैं एक इम्प्यूटेड रेंट मानूंगी। फिर आप कहाँ रहोगे? आपको भी किराए पे रहना पड़ेगा, है ना? नहीं सर, अच्छा, 2 मकान है तुम्हारे पास, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। जब अपना मकान है तो उसे किराए पे देके दूसरे के यहाँ किराए पे जाके क्यों रहना? ना मिला कोई अच्छा मकान, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम अपने मकान में ही रहो। एनीबडी एल्स? नहीं बताएगा? सुखताप सिंह अनम्यूट करो, तुम बहुत मजे कर रहे हो आजकल, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग। नहीं पता? पढ़ाई किया करो भाई, पढ़ाई किया करो बेटा। देखिए, इम्प्यूटेड का मतलब ये होता है बेटा कि एज एन इकोनॉमिक एजेंट हमारे पास कुछ
एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू होती है। अब सपोज कर लीजिए वो मकान जिसमें आप रहते हैं उसमें खुद ना रहकर आप उसे किराए पर दे सकते हैं, और आपको लगता है कि इस मकान का जो रेंट है वो 10,000 रुपीज मिल जाएगा, लेकिन आप उसे, अब ऐसा नहीं है कि आज ही मम्मी पापा से कहोगे इसे किराए पे दे दो और हम तो फिर कहीं और रहेंगे, ऐसे नहीं करना। लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज वी आर सेंसिबल पीपल, ठीक है। लेकिन उसका वो जो रेंट हमें मिल सकता है, हम नहीं ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो इकोनॉमिक डिसीजन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो रेंट हमें मिल सकता है वो इम्प्यूटेड रेंट है। ऐसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, आप ना तो दोस्त के पास जाते हैं ना बैंक के पास जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास तो पैसा है, मैं अपना पैसा ही अपने बिजनेस में लगा देता हूं। अगर आप उस पैसे को, अपने पैसे को बिजनेस में ना लगाते तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो उस इंटरेस्ट को आपने सेव किया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। लेकिन वो जब हम फाइनल कैलकुलेशन ऑफ गुड या सर्विस करेंगे तो इन कॉस्ट्स को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ऐसे ही सपोज कर लीजिए कोई फार्मर है ना, वो अपने फील्ड में प्रोडक्शन करता है, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, यहाँ का मुझे नहीं पता है, वो क्या करता है कि सपोज कर लीजिए उसने 10 क्विंटल राइस का प्रोडक्शन किया और उसे पता है कि मेरे घर में 2 क्विंटल्स राइस का कंजम्पशन हो जाएगा, तो वो 2 क्विंटल राइस अपने घर में रखेगा और 8 क्विंटल राइस को मार्केट में जाकर बेच देगा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे या उस पर्सन की इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो उस 2 क्विंटल राइस की वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। ये आपने अभी लिखा है, यानी कि कोई भी चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन क्योंकि आपको उसकी उस इकोनॉमिक वैल्यू को पे नहीं करना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सा मैं बता देता हूँ, रीजन तो मैंने इसमें लिखवा ही दिया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द इकोनॉमी विच हैज गॉट एन इकोनॉमिक वैल्यू इवन इफ द ओनर ओन्स दैट will be included in the income calculation of personal income and calculation of national income। आपकी एक शॉप है मार्केट में, अगर आप उसे रेंट पे देते हैं तो आपको 5,000 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन आपने उसे रेंट पर नहीं दिया और आपने उसमें अपना कोई वर्क स्टार्ट कर दिया, तो जब आपकी फाइनल इनकम की कैलकुलेशन होगी तो रेंट को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और इन सारी चीजों को हम इंप्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? थर्ड लिखिए बेटा, जो चीज क्लियर ना हो आपको पूरी पूरी छूट है, आपको पूरी पूरी छूट है कुछ भी पूछ लेने का। आप लोग जल्दी से ना झिझकते हैं, पूछते नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप लोग पूछने लगे। अब दो बातें, या तो आप सब कुछ समझ रहे हैं, जो कि मैं गैस करके चल रहा हूं कि आप सभी लोगों का आईक्यू बहुत हाई है और आप सब समझ रहे हैं, या फिर आप हेजिटेट होते हैं। बेटा दोनों चीजों में ना आपका नुकसान है, जो चीज समझ में नहीं आती उसे पूछ लिया कीजिए। थर्ड लिखिए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, these are part of gross domestic capital formation. These are part of gross domestic capital formation in the economy. Gross domestic capital formation in the economy. फोर्थ लिखिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। फोर्थ लिखिए बेटा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अमित पाल तुमने कैमरा स्विच ऑफ किया हुआ है बेटा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मीनिंग समझते हैं ना हम सभी? ट्रिपल एस, एस एस एस, क्या मीनिंग होता है इसका, कौन बताएगा? जशनप्रीत कौर, जशनप्रीत कौर अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल एस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल एस? नहीं पता।
कोई बात नहीं है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। तरुणजोत तुम बताओ ट्रिपल एस का मतलब, अनम्यूट करो तरुणजोत, तरुण अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। नहीं पता? ओहो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई 12th क्लास में। COE वेजेस एंड सैलरीज प्लस ट्रिपल एस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये पढ़ा हुआ है हमारा। डैश लगा के लिखिए, दीज आर पार्ट ऑफ, दीज आर पार्ट ऑफ PART, पार्ट ऑफ compensation of employee, compensation of employee given by the employer, given by the employer. For example, bonus, comma contribution to PF, comma HRA, HRA का मतलब होता है हाउसिंग रेंट अलाउंस, आपको पता होना चाहिए बस, HRA विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 है एक्सपेंडिचर्स बाय हाउसहोल्ड्स। अब एक हाउस होल्ड जितने भी एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, डैश लगा के लिखिए, दीज आर पार्ट ऑफ, दीज आर पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दीज आर पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, private final consumption expenditure, full stop. For example, fee paid by parents, school fee लिख लीजिए, school fee paid by parents, comma purchase of durable goods, purchase of durable goods, comma expenditure on parents, expenditure on parents, etc. एक ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही लिखवाए हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने हेडिंग में ही लिखवा दिया। एक हाउस होल्ड जो भी खर्च करता है वो सब PFCE यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है बेटा। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलिए, सब समझ रहे हैं इसका मतलब आप? ठीक है साहब। फ्री सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, जशन अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी सर, फोर्थ पॉइंट रिपीट करना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपकी ना आवाज क्रैक हो रही है, आप मुझे मैसेज कर दो, है ना, आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, आपकी आवाज क्रैक हो रही है बेटा। तब तक हम आगे चलते हैं। चलिए साहब, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
डैश लगा के लिखिए। these are part of private final consumption expenditure. These are part of private final consumption expenditure. Full stop. For example, expenditure incurred by government. For example, expenditure incurred by government on government schools, government hospitals, स्ट्रीट लाइट, रात को लाइटें जलती है ना सड़क पर, स्ट्रीट लाइट एटसेट्रा। ये सिर्फ हमने 3 ही एग्जांपल लिखे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जहां कहीं भी पैसा खर्च करती है, अब हम उसमें और हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, कंजम्पशन एंड कैपिटल। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये चीज आपको वहां पर दिख जाएगी। ओके, अच्छा अब एक बात आपने समझनी है, जितना आपने लिख लिया उसमें कुछ पूछना है किसी को? मैं नाम लेके पूछ लेता हूँ सभी से एक बार। प्रियांशी, गुरकमल, अवनीत कौर, स्नेहा, सुक्ताब, कृतिका, मन्नत ठीक हो बेटा आप? वेरी गुड। दिव्या, ईशा, सुखम, वंशिका, तरुण, वैशाली, आकांक्षा, राजवीर, जशनप्रीत, हरजाब, स्टीफन, गुरदीप, अर्शप्रीत और अमित पाल। जितना हमने आज लिखा है सब समझ गए तो ऐसे थम्स अप कर दीजिए एक बार। अगर आप सब समझ गए हैं तो थम्स अप कर दीजिए बेटा। एक थम्स अप आया अभी मेरे पास, 2 3 4 5 6, आई एम काउंटिंग। गुरदीप ओके, अर्शप्रीत, अमित पाल ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब जितना आपने आज लिखा है वो आप समझ गए हैं। अब एक छोटी सी बात है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आज थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं बैठा हूं इसलिए बोर्ड पे तो नहीं जा पाऊंगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बस। गवर्नमेंट में होता क्या है, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम है? आकांक्षा से पूछते हैं। आकांक्षा अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? फाइन सर। बताओ बेटा, इंडिया के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? सर आरबीआई। वेरी गुड। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? सर शाबाश, कोई बात नहीं, आपने इतना बता दिया, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके आगे का कौन बताने वाला है? अवनीत कौर अनम्यूट करो। अवनीत अनम्यूट करो बेटा। तुम ऐसे सोचते हो कि मैं सबको देखता रहता हूँ, हाँ ध्यान रखो इस बात का, कोई नहीं बचेगा। गुड मॉर्निंग सब फड़े जाएंगे। वो गाना नहीं आया था अभी 2 साल पहले? हाँ, ध्यान रखना इस बात, सब फड़े जाएंगे। बताओ जल्दी से आरबीआई की फुल फॉर्म। ये तो 9th 10th में पता होता है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, आप 1 लाख रुपये जीत गए। अमिताभ बच्चन आपको घर आके देंगे। चलो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे है सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी दूसरे बैंक हैं लाइक पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं और सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करते हैं। क्लियर? फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेज पे कौन है? सेंट्रल बैंक। सेकंड स्टेज पे कौन है? कमर्शियल बैंक। और थर्ड स्टेज पर कौन है? हाउस होल्ड्स प्लस फर्म्स। क्लियर है? एक पिक्चर बन गई माइंड में। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। फर्स्ट फ्लोर पर कौन है? कमर्शियल बैंक्स। और सेकंड फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पर कौन है? आरबीआई। अब होता क्या है, जनरली इकोनॉमी में आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को और कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स को। इतना भी हमें पता है सबको। समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं?
आरबीआई से लोन मिलता है कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक से लोन मिलता है हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को। ये दो चीजें हो गई यहाँ पे, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। इसका एक इमेजिनेशन कीजिए अपने माइंड में। आप लोगों की इमेजिनेशन तो बहुत तेज है, अब तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हो, इसे भी इमेजिन करो, ठीक है। चलो अब हम जनरली रूल क्या होता है आपको वो समझना है, बस उसे याद रखना है। आप कभी गलती नहीं करोगे, वैसे तो जो बुक में लिखा है मैं एक लाइन में आपको लिखवा ही दूंगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर फर्म लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, फर्म XYZ लिमिटेड ने HDFC से लोन लिया अपने बिजनेस के लिए, तो उस पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगी उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? क्यों करेंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी फर्म है वो इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए है, और उसने जो लोन लिया है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया है। दूसरी तरफ उसी HDFC से अगर मैं लोन लेता हूं, मैं भले ही उसे प्रोडक्टिव पर्पस में लगाऊं या प्रोडक्टिव पर्पस में ना लगाऊं, लेकिन इकोनॉमी में यह माना जाता है कि जब कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी आदमी, कोई भी बंदा लोन लेता है HDFC से, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लेता है। मोबाइल परचेज कर लिया है ना, घर बना लिया, बुलेट ले ली, कार ले ली, इन कामों के लिए लेता है। शादी के लिए लोन ले लेते हैं कभी कभी, डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन। तो ये सब कंजम्पशन है, तो इन पर हम बैंक को जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां से दो बातें हमें पता लग गई। अगर फर्म ने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिव पर्पस है। हाउस होल्ड ने लोन लिया है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है। दोनों बातें क्लियर है? अब यहां आ जाओ कमर्शियल बैंक पे। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से जो लोन लिया है, जब वो उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बैंक ने सेंट्रल बैंक से जो लोन लिया है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया है। तीनों बातें आप समझ गए? नहीं समझे तो पूछ लीजिए, ये मैं लिखवा तो दूंगा ही आपको। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? पहले हाउस होल्ड ने लोन लिया है, इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है। फर्म ने लिया है, इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया है। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है, उसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। क्लियर? अब वो क्या करते हैं, फर्म की जगह या हाउस होल्ड की जगह या कमर्शियल बैंक की जगह नाम रख देते हैं, मिस्टर एक्स हैज टेकन दिस मच लोन टू परचेज अ बुलेट, टू परचेज अ 4-wheeler. He pays 6 EMIs afterwards. He pays 20,000 rupees as interest. Will his interest be included in the calculation of national income? No, because the loan taken by households is used in consumption purpose, so its interest is not included while calculating national income. इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको थोड़ी देर में एक वर्कशीट भेज दूंगा, आज तो जल्दी ही भेज दूंगा, है ना। यू नीड टू सॉल्व दैट, इवनिंग तक आपने उसे वापस भेजना है। नहीं भेज पाएंगे तो रिकॉर्ड सब आपका यहाँ पे बन ही रहा है, मोबाइल में सब इकट्ठा हो जाता है। आपके नाम का मैं विंडो खोल के दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे कि आपने कितना होमवर्क मुझे भेजा है। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हमने तो भेजा था, रास्ते में कहीं रह गया होगा। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता है। अगर आप भेजेंगे तो व्हाट्सएप में मेरे पास पहुंचेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका रिकॉर्ड दोनों तरह से तैयार हो रहा है स्कूल में, एंड यू नीड टू फेस इट व्हेन स्कूल रीओपन्स। तो जो भी आपको वर्कशीट मिलती है उसे आपने सॉल्व करके भेजना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कौन सा है, 6th या 7th जो भी है, और उसका फर्स्ट पार्ट लिखिए। मेरे ख्याल से 8th पॉइंट होगा। 8th पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट paid by households to commercial banks, interest paid by households to commercial banks is not included in the calculation of national income, because
loan is used for consumption purpose, because loan is used for consumption purpose. सेकंड पॉइंट लिखिए, interest paid by firms to commercial banks, interest paid by firms to commercial banks is included because this loan is used for productive purpose, और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसी में, इसका थर्ड पार्ट लिख लीजिए, interest paid by commercial banks to central bank, interest paid by commercial banks to central bank is included in the calculation of national income, because this loan is used for productive purpose, ओके। अब देखिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। आज तो बाहर है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? कुछ पूछना है बेटा किसी ने? नहीं पूछना है तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अच्छा, गुरदीप ने पूछना है, अनम्यूट करो बेटा गुरदीप। हाँ जी सर, वो थर्ड पॉइंट आपने लिखवाया कैपिटल फॉर्मेशन, सर वो एक्सप्लेन करते हो और एग्जांपल भी सर उसका। अच्छा बेटा, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन जहां आपने लिखा है ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए वहां पर इन्वेस्टमेंट। जहां पर आपने कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट। मीनिंग कोई भी फर्म अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है और उसे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। इसका एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, परचेज ऑफ बस बाय द स्कूल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि कोई लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एसेट क्रिएट हुई है इकोनॉमी में तो वो उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन उसका क्लासिफिकेशन होता है। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन बेटा? और दे लिया आपने 30 to 45 मिनट्स। जो पढ़ा है अभी उसे पढ़ना होता है। जो हमने पढ़ा है वो मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, पेज नंबर 4.18, 4.19, 4.20। उसके बाद उसके 50 से 60 के अराउंड एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं नॉट इंक्लूडेड एंड इंक्लूडेड, इन्हीं में से वो सब एग्जाम्पल्स बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से उन्हें 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और ये मत समझेंगे बस एक बार आपने कोई चीज पढ़ी और आप समझ गए, ऐसे नहीं होता है, ये आपको भी पता है। एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक
सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमें बार बार पढ़ने होते हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ऐसे ही आपने करना है। कभी कभी आपको लगेगा कि हमने पढ़ा ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार पढ़ने से मुश्किल से ही समझ में आता है। आप उसे 2, 3, 4 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ में नहीं आता है अंडरलाइन करें, देन एंड देयर मुझे फोटो खींच कर भेज दें, और जनरली मैं विद इन 5 to 7 मिनट्स उसका रिप्लाई कर देता हूँ। उससे जल्दी भी कर देता हूँ, उससे देर भी कर देता हूँ, ये मेरा लेकिन एक एवरेज टाइम है। मैं क्योंकि अगर मोबाइल मेरे पास है तो मैं जल्दी से एकदम रिप्लाई कर देता हूँ, ये सोच करके उस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू रहनी चाहिए। और ऐसे ही रेगुलर 8 से 10 घंटे जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इससे कम नहीं करने हैं आपने। 8 से 10 घंटे का एवरेज आपका पढ़ाई का आना चाहिए डेली, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, मीन्स ऑन मंडे, सेम चैनल सेम टाइम।